हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 के एमसीक्यू को। तो आइए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जानिए और समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर्स को समझने का प्रयास करिए। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था दैट वाज अबाउट यूपी पीजीटी 2021, उसमें मैंने आपके साथ में 1 से लेकर 15 तक के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा गया है अटेंशन इज सिमिलर to the light of torch which keeps on moving right, left, front, back, up, down, which phenomena is shown in the statement। अवधान टॉर्च के प्रकाश के सदृश होता है, मतलब जो टेंशन होता है ना वो टॉर्च के प्रकाश जैसा होता है। जिस तरह से टॉर्च हम आगे की ओर फोकस कर सकते हैं, दाएं बाएं की ओर टॉर्च का फोकस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस कथन में किस गोचर को दिखाया गया है, यानी विच फिनोमेना इज शोन इन द स्टेटमेंट। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप डेली लाइफ की चीज़ों को सोच के चलेंगे, डेली लाइफ एक्सपीरियंस को अपने कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करेंगे तो सच में बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि उस क्वेश्चन में कहा गया है कि बेसिकली क्वेश्चन तो आपका अटेंशन से है। अब अटेंशन की तुलना यहाँ पर की गई है टॉर्च के जैसे टॉर्च आप जलाते हैं तो उसका फोकस जहाँ चाहे वहाँ घुमा लेते हैं। तो अब अटेंशन के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके बेस पर ये सिलेक्टिव अटेंशन है या डिवीजन अटेंशन है या विजिलेंस है या फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। तो देखिए, जब आप अटेंशन के बारे में पढ़े होंगे ना, तो जब सिलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं तो अटेंशन जो पर्टिकुलर एक जगह पर फोकस होगा, ठीक है, डिवीजन बट जाता है। तो विजिलेंस तो यहाँ पे मतलब नहीं है, ऐसे ही आपको ऑप्शन दिया है थोड़ा सा आपको बहकाने के लिए। लेकिन जो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है ये आपका जो ऑप्शन है ये शो करता है कि अटेंशन टॉर्च के जैसे काम करता है। हम जहाँ चाहें अटेंशन को वहाँ पर घुमा फिरा सकते हैं, जिस तरीके से टॉर्च के प्रकाश को हम जहाँ चाहें वहाँ घुमा फिरा सकते हैं। तो बड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए टॉर्च को आप कैसे यूज करते हैं, वैसे ही हम ध्यान को भी जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके अनुसार आपका डी ऑप्शन सही है, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ ईच ऑफ द स्कूल स्टेजेस आर गिवन इन, यानी प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की जो मार्गदर्शिता दी गई है वो किस में दी गई है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में, या फिर स्कूल शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2000 में, या फिर कार्यप्रणाली का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992 में, या फिर शिक्षा नीति 1986 में। तो ये सीधा सा आपका एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा ध्यान रखना है कि गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ ईच ऑफ द स्कूल स्टेजेस आर गिवन इन NCF 2005। आपके जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था उसमें इसके बारे में बताया गया था। तो सीधा सीधा आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18। यहाँ पर कहा गया है इनसाइट लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो इनसाइट लर्निंग होती है उसको किस बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, हमें ये बताना है। इनसाइट का मतलब होता है हिंदी में अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि की अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है। तो हमें एक बात सीखनी है कि जो अंतर्दृष्टि इंसाइट है वो क्या होता है, पहले समझिए। देखिए, इंसाइट शब्द का हम यूज़ करते हैं जब काउंसलिंग करते हैं, तब हम कहते हैं कि काउंसलिंग में हम बेसिकली किसी के इंसाइट को मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में एक बार ये इंसाइट डेवलप हो जाता है कि नहीं उसे अब डेवलप करना है, उसे अच्छा होना है, उसे ठीक होना है, तो वो व्यक्ति हो जाता है। तो इंसाइट को अंतर्दृष्टि कहते हैं। इसका मतलब ये होता है एक ऐसी लर्निंग होती है, मतलब कि अ टाइप ऑफ लर्निंग, एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम रीजन का यूज़ करते हैं स्पेशली कंक्लूजन्स को निकालने के लिए, इन्फ्रेंस निकालने के लिए और चीज़ों को जजमेंट देने के लिए, ठीक है। तो इंसाइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति तार्किकता के आधार पर कंक्लूजन निकालता है, अपनी समस्या का समाधान करता है। तो इंसाइट लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इन ऑप्शंस में से किन आधार पर हम इंसाइट की व्याख्या
कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड, यानी साधन और परिणाम में संज्ञानात्मक संबंध। बेसिकली हम जब इनसाइट लर्निंग कर रहे होते हैं, कॉग्निशन का यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी सूझबूझ का यूज़ कर रहे होते हैं, तो इट इज़ अ कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड। हमारे पास क्या साधन है और हम क्या परिणाम निकाल रहे हैं, फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपका आता है कॉग्निटिव रिलेशनशिप में इनसाइट का। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर थर्ड रिवीजन ऑफ बिने साइमन स्केल वाज पब्लिश्ड। बताना है कि कौन से साल में तीसरा रिवीजन आया था बिने साइमन का। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट जो बिने साइमन का स्केल था 1916 में आया पहला। ठीक है, जो सेकंड रिवीजन 1937 में हुआ और इसके बाद जो थर्ड था वो 1960 में हुआ। 1960 ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। तो 1960 आपका थर्ड रिवीजन था। इसके बाद कभी आपसे एग्ज़ाम में अगर फोर्थ रिवीजन के बारे में पूछ लिया जाए तब आपको 1986 बताना है, और अगर उसके बाद पाँचवा पूछ दिया जाए तो 2003 बताना है। ये आपको याद करके रखना है, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। सो आसान सा क्वेश्चन था, इन विच ईयर थर्ड रिवीजन ऑफ बिने साइमन स्केल वाज पब्लिश्ड, 1960 में, 1960 में। अगला क्वेश्चन है इन स्पेसिफिक टर्म जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि साइकोलॉजी में वोकेबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। हम अगर सामान्य शब्दावली को भी समझते हैं ना तो बहुत सारे आंसर ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर जॉब एनालिसिस की बात कही गई है ना। तो एनालिसिस का मतलब तो आप जानते हैं, मतलब कि विश्लेषण होता है किसी कार्य के बारे में। अगर यहाँ पे जॉब शब्द को ऐड किया गया है एनालिसिस के साथ में तो सीधी सी बात है ये जॉब के बारे में विश्लेषण करेगा। तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होगा, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टास्क। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। जॉब एनालिसिस यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एनालाइज करते हैं ड्यूटीज़ को, टास्क को, और जो जॉब है उसमें क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या टास्क। ठीक है, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, टास्क और जॉब का मतलब एक ही है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टास्क, यानी जो काम है उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके का काम है, ये सब आपका जॉब एनालिसिस में आता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 21 पर, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द ड्राइव इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और फिर कुछ ड्राइव्स बताई गई हैं। तो स्टेटमेंट में जो चीज़ है वो किस ड्राइव में फिट होगी। जीवन में निरस्ता का अनुभव होने पर व्यक्ति उत्तेजक उद्दीपकों को ढूंढते हैं, यानी इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस मोनोटोनी इन लाइफ सीक एक्साइटिंग स्टिमुली। ठीक है, आप एहसास भी किए होंगे जब ज़िंदगी में हम बोर हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार कुछ नया होना चाहिए। तो अब बहुत आसान सा आंसर है, जब हम कुछ नया ढूंढते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी ड्राइव। ठीक है, एग्रेसिव, फियर, बायोलॉजिकल, ये कहीं से भी फिट नहीं बैठेंगे, तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। आपका ऑप्शन ए सही होगा, एक्सप्लोरेटरी ड्राइव। हम कुछ नया सीख करते हैं, बेसिकली सीख का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, द स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स लॉ ऑफ। देखिए मैं पहले भी इससे संबंधित चीज़ें बता चुका हूँ जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आप लॉ ऑफ जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लॉ हैं उसके तहत ये क्वेश्चन है। एक पंख की चिड़ियाँ एक साथ झुंड बनाती हैं, तो यह कथन इनमें से किस चीज़ को निरूपित करता है। तो आसान सा इसका उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए सिमिलरिटी। जब एक ग्रुप में चिड़ियाँ एक साथ उड़ती हैं तो एज अ ग्रुप उन्हें हम एक जैसा ही देखते हैं। उसमें कोई चिड़िया दूसरे रंग की है या वैसी है तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, सिमिलर, एक जैसा होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा सीधा सीधा। इसके बाद आप ये चारों जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में रिमाइंड कीजिए, क्योंकि पहले भी मैं इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच फीचर इज एम्फेसाइज्ड इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी।
बताना है कि व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में किस लक्षण पर बल दिया जाता है। तो देखिए, जब हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे पर्सनालिटी में, तो उसमें सब कुछ होता है। मतलब कि इंसान का सेल्फ भी काम करता है, उसे कुछ रिइंफोर्समेंट मिल रहा है सोसाइटी से, वो भी काम करता है, और व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी भी होती है कि वो किसी एक्शंस को कैसे रेगुलेट करेगा, तो ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये तीनों फीचर ऐसे हैं जो कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पर जोर देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। सोशल साइकोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये तीनों चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को बताती हैं सोशल कॉग्निटिव के रूप में, कि उसकी पर्सनैलिटी सोशल और कॉग्निटिव यानी समाज और संज्ञान दोनों से डेवलप होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स गेट as much marks in the examinations as much hard work they put in their studies. This statement illustrates, यानी अगर स्टूडेंट, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है उसके उतने ही अच्छे नंबर आते हैं। तो ये क्या है बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके स्टैट्स से लिखे हैं, जो साइकोलॉजी में स्टैट्स हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये कोरिलेशन मेथड है, मतलब हम एक काम जो करेंगे उसी के बेस पर दूसरा काम भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, है ना। तो इसे बोलते हैं सहसंबंधात्मक विधि। मतलब हमने अच्छे से जितना अधिक मेहनत किया उतने ही अच्छे हमारे नंबर आएंगे एग्जाम में। तो ये कोरिलेशन मेथड का एग्जाम है, और तीनों यहाँ पर ये क्रॉस कर दीजिए। तो बेसिकली ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो ऑप्शन बी सी डी है ये तो हमें ऐसे ही घुमाने के लिए रख दिए गए थे, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रोपाउंडेड साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बताना है कि व्यक्तित्व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कितना आसान सा क्वेश्चन है। फ्रायड ने किया था क्या? खुद सोचिए, नहीं किया था। फ्रायड ने तो साइकोडायनामिक थ्योरी के बारे में बताया था। सुलिवान ने किया था क्या? सोचिए आप, सुलिवान ने किसके बारे में बताया था? सुलिवान ने बताया था इंटरपर्सनल थ्योरी के बारे में। एरिक्सन का क्या था? एरिक्सन ने बताया था साइको सोशल थ्योरी के बारे में। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और जुंग की बात करें तो कार्ल युंग का जब नाम आता है उसमें एनालिटिकल थ्योरी के बारे में आता है। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम दिए गए हैं इसमें से एरिक्सन का नाम सही है। एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी को दिया था। अगला क्वेश्चन 26, व्हाट इज डिपिक्टेड बाय डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट एंड परसेप्शन फॉर्मेट। बताना है कि वस्तु प्रारूप और प्रत्यक्षीकरण प्रारूप में अंतर किसको दर्शाता है। यानी जैसे वस्तु प्रारूप का मतलब है जो आपको ऑब्जेक्ट सामने दी गई है, और आपका जो परसेप्शन फॉर्मेट है मतलब कि ये वस्तु है और इस वस्तु के बारे में ये जो व्यक्ति है ये क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। इन दोनों में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है इल्यूजन। और बेसिकली इल्यूजन यही तो होता है ना, कि जो स्टिमुलस हमारे सामने है हम उसका इनकरेक्ट परसेप्शन करते हैं, ठीक है ना। वस्तु का इनकरेक्ट परसेप्शन करना ही तो इल्यूजन होता है। इसी क्वेश्चन में कहा भी गया है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट और वस्तु का जो परसेप्शन है व्यक्ति में, इन दोनों में अंतर क्या है, इल्यूजन होगा, ठीक है। डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीफ, और हेलुसिनेशन होता है कि पूरी तरह से झूठ, की यहाँ पर स्टिमुलस होता भी नहीं है और इंसान को कुछ न कुछ दिखाई देता है। जैसे कोई बोले कि सांप दिख रहा है उसको, जबकि सामने कुछ भी ना हो, ठीक है ना। और सांप बोलता है कोई व्यक्ति, अगर रस्सी पड़ी हो रस्सी को सांप बोलता है तो इल्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि स्टिमुलस है लेकिन फॉल्स या इनकरेक्ट परसेप्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। इन्फेंटाइल एमेंसिया इज द इनएबिलिटी टू रिमेंबर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग। ये सीधा जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसी से बनाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इन्फेंटाइल एमेंसिया जानते हैं तो आसानी से आप समझ सकते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इन्फेंटाइल एमेंसिया ये हमारी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद 2-3 साल की जो सारी यादें होती हैं उन्हें हम कभी याद नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में भूल जाते हैं। तो
ये आता है इन्फेंटाइल एमेंशिया में। तो आपका सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स ऑफ लाइफ की जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं हम उनको याद नहीं कर पाते हैं, इसको स्मृतिहीनता कहा जाता है, इन्फेंटाइल एमेंशिया यानी शैशवावस्था की स्मृतिहीनता। तो आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी ऑफ सेंस वर्किंग इन द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आसानी से कहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको डिजाइन किया गया है। संसार में इंद्रिय बोध की क्षमता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। वैसे आप देखेंगे थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखेंगे वोकैबुलरी का तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, संसार में यानी हम अपनी दुनिया में जो भी चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सेंस को एक्नॉलेज कर पाते हैं, तो वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे डिसोशिएबल सब सिस्टम पे। डिसोशिएबल सब सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, हमारे जो न्यूरल प्रोसेस होते हैं, ये चीज़ों को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करते हैं। आप सोच के देखो ना कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो कितना कुछ आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हो पाता है क्योंकि आपका कॉग्निटिव और आपका न्यूरल प्रोसेस अलग अलग काम करते हैं और कभी कभी एक साथ में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसोशिएबल सब सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिसमें डिफरेंट कॉग्निटिव और न्यूरल प्रोसेस एक साथ भी अलग अलग काम कर सकते हैं और कभी कभी एक साथ भी काम कर सकते हैं, सो दैट हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएँ, समझ पाएँ। तो आपका डिसोशिएबल सब सिस्टम इसका सही उत्तर है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन इमोशनल रिस्पॉन्स शैल अकर, आपका 29वां क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि संवेगात्मक उत्तर में, यानी जब हम इमोशंस में होते हैं, आप खुद के बारे में सोचिए, जब आप इमोशंस में होते हैं तो आपके साथ क्या होता है। बेसिकली जब आप इमोशंस के चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो इमोशंस का हमारे बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है उसको लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इमोशनल रिस्पॉन्स में हमारा जो स्वीट ग्लैंड होता है वो ज़्यादा काम करता नहीं करता, इंक्रीज इन स्वीट ग्लैंड एक्टिविटी, यानी जो हमारी श्वेत ग्रंथि होती है उसमें एक्टिविटी जाती है। जैसे आप डरे होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पसीना भी आ सकता है ना। लोअरिंग ऑफ स्किन रेजिस्टेंस, हमारी जो त्वचा की प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। राइज इन स्किन कंडक्शंस, त्वचा की चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। तो ये बॉडी पर इम्पैक्ट जो होता है इमोशंस का, उसको लेके क्वेश्चन था। तो इमोशनल रिस्पॉन्स में ये तीनों चीज़ें हैं जो होती हैं और ऑल ऑफ द अबव उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाई कम्युनल रियोट्स अकर, यानी जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन आपने कभी ना पढ़ा हो ना, फिर भी आप कॉमन सेंस पर भी इसको सही कर सकते हैं। सोचिए, पहला ऑप्शन कहा गया है अवेयरनेस ऑफ टीनेट्स ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म के सिद्धांतों का बोध। सोचिए क्वेश्चन सही हो सकता है। अगर लोगों को धर्म के सिद्धांतों का महत्व पता हो, जानकारी पता हो, तो एक दूसरे के बारे में लोग एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे तो क्यों दंगे करेंगे, है ना। ऑप्शन ए भी नहीं है। कॉन्टैक्ट बिटवीन रियोटिंग ग्रुप्स, मतलब जो ग्रुप्स होते हैं दंगे करने वाले उनमें संपर्क होता है इसलिए दंगे हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। रिप्रेशन ऑफ एंटी सोशल टेंडेंसीज, हम समाज में विरोधी प्रवृत्तियों को दमन करें। भाई अगर समाज में विरोधी प्रवृत्तियों को दमन करें या रोक लें तो चांस कम है ना कि दंगे होंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द डी, इग्नोरेंस अबाउट पीपल। हम लोगों को समझना नहीं चाहते हैं, लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी सही उत्तर है होगा ऑप्शन डी, इग्नोरेंस अबाउट पीपल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31, आज के लिए 30 क्वेश्चन तक ही, क्योंकि अब हम आपसे आगे मिलेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो इतना ही, अब हम आगे आपसे वीडियो मिलेंगे और आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।